आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर गौर कर रहे हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, खासकर जब विधानमंडल के सत्र शुरू होते हैं। अनुच्छेद 175 यानी आर्टिकल 175। जी, आर्टिकल 175 ये काफी महत्वपूर्ण है। हमारे पास जानकारी का एक दिलचस्प स्रोत है, एक YouTube वीडियो का विश्लेषण जो इस अनुच्छेद की बारीकियों को मतलब उसकी डिटेल्स को खोलता है। हमारा मकसद है इस जानकारी से मुख्य बातें निकालना और समझना कि यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की भूमिका को कैसे आकार देता है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इस पर बात करना जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर क्यों जरूरी है कि राज्यपाल विधानसभा या विधान परिषद के सत्र की शुरुआत में भाषण दें? ये सिर्फ एक परंपरा है या इसका कोई गहरा संवैधानिक महत्व है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अनुच्छेद 175 महज एक औपचारिकता या सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं है। असल में ये हमारी शासन प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। ये कार्यपालिका मतलब सरकार और विधायिका यानी चुने हुए प्रतिनिधि, इनके बीच एक औपचारिक संवाद का पुल बनाता है। देखते हैं कि वीडियो इस बारे में क्या कहता है और ये कैसे काम करता है। हाँ, जानकारी के मुताबिक अनुच्छेद 175 के मुख्य रूप से दो हिस्से हैं। पहला, राज्यपाल का विधानमंडल को संबोधित करना और दूसरा, राज्यपाल का विधानमंडल को संदेश भेजना। यही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका पहला खंड, जिसे क्लॉज 1 कहते हैं, मतलब अनुच्छेद का पहला भाग, वो दो खास मौकों का जिक्र करता है जब राज्यपाल का संबोधन अनिवार्य मतलब कंपलसरी होता है। अच्छा, कौन से दो मौके? पहला, हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में, ये आमतौर पर बजट सत्र होता है। और दूसरा, हर आम चुनाव के बाद जब नई विधानसभा बनती है तो उसके पहले सत्र के आगाज पर। इन दोनों ही स्थितियों में राज्यपाल का विधानसभा को या जहां विधान परिषद भी है तो दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करना संवैधानिक रूप से आवश्यक है। और इस संबोधन में होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक वेलकम स्पीच जैसा होता है? वीडियो के अनुसार इसमें सरकार की नीतियां बताई जाती हैं, भविष्य के लिए उनकी योजनाएं क्या हैं और पिछले साल सरकार ने क्या हासिल किया, इसका पूरा लेखा जोखा पेश किया जाता है। तो एक तरह से ये सरकार के इरादों का औपचारिक ऐलान हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये महज ऐलान नहीं बल्कि विधानमंडल के सामने सरकार के आने वाले विधायी और नीतिगत एजेंडे का एक खाका पेश करता है। ये बताता है कि कार्यपालिका अगले एक साल में किस दिशा में काम करने का इरादा रखती है। फिर आता है क्लॉज 2 यानी अनुच्छेद का दूसरा भाग। ये राज्यपाल को ये शक्ति देता है कि अगर विधानमंडल में कोई विधेयक मतलब कोई बिल लंबित है या कोई और जरूरी मामला है तो उस पर वे सदन या सदनों को संदेश भेज सकते हैं। अच्छा, संदेश? हाँ, संदेश है। और जानकारी में ये बात महत्वपूर्ण है कि ये संदेश राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं भेजते। ये मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर भेजा जाता है और जब ऐसा संदेश भेजा जाता है तो विधानमंडल को उस पर विचार करना ही होता है। वे उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्हें उस पर क्या कहते हैं सुविधाजनक तरीके से और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होती है। यहाँ एक दिलचस्प पहल सामने आता है। वीडियो इसके ऐतिहासिक संदर्भ पर भी रोशनी डालता है। इसमें बताया गया है कि संविधान सभा में इस पर बहस हुई थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस प्रावधान का बचाव करते हुए कहा था कि राज्यपाल सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे और उनका ये संबोधन विधायिका को सरकार की नीतियों से अवगत कराने का एक माध्यम बनेगा। लेकिन क्या ये ब्रिटिश परंपरा जिसे हमने अपनाया आज के भारतीय संदर्भ में बिना किसी चुनौती के फिट बैठती है? ये सवाल भी उठता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि ये व्यवस्था कार्यपालिका और विधायिका के बीच सीधे संवाद और समन्वय को सुनिश्चित करेगी, जो कि एक संसदीय लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और वीडियो में यह भी बताया गया है कि यह प्रावधान काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय परंपरा की किंग स्पीच या अब क्वीन स्पीच से प्रेरित है। अच्छा, वो किंग स्पीच वाली बात? जी, वहां भी राष्ट्राध्यक्ष मतलब राजा या रानी सरकार द्वारा तैयार भाषण के जरिए आने वाले संसदीय सत्र के लिए सरकार की विधायी योजनाओं और प्राथमिकताओं का ऐलान करते हैं। तो हाँ, इसे ब्रिटिश मॉडल से लिया गया है, लेकिन इसे भारतीय संवैधानिक ढांचे में ढाला गया है। अब देखिए, समय के साथ इसकी व्याख्या और अमल में चुनौतियां आई हैं, जैसा कि हम शायद आगे बात करेंगे, लेकिन इसका मूल उद्देश्य सरकार की नीति को विधायिका तक पहुंचाना वो बना हुआ है। तो सिद्धांत तो स्पष्ट है कि ये सिर्फ भाषण नहीं, शासन का एक जरूरी औजार है। पर असलियत में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? क्या आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है, मतलब रेलेवेंट है? वीडियो कुछ हालिया उदाहरणों का हवाला देता है। बिल्कुल, ये अनुच्छेद आज भी पूरी तरह जीवंत और प्रासंगिक है।
खासकर हर साल बजट सत्र की शुरुआत में तो ये दिखता ही है। वीडियो से कुछ उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। जैसे उत्तर प्रदेश में 2025 के बजट सत्र का जिक्र है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए के बजट का लक्ष्य रखा था और इसकी प्रमुख योजनाओं और प्राथमिकताओं की पहली झलक राज्यपाल के अभिभाषण में ही देखने को मिली थी। इसी तरह महाराष्ट्र में जब शिवसेना एनसीपी गठबंधन सरकार बनी तो उनकी नीतियों और कार्यक्रमों का औपचारिक ऐलान भी राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए ही विधानमंडल के सामने रखा गया। ये नई सरकार की दिशा तय करने का आप कह सकती हैं पहला कदम होता है। और वो संदेश भेजने वाली शक्ति क्लॉज 2 वाली, उसका क्या? केरल का 2024 का उदाहरण दिया गया है, जहां राज्यपाल ने एक वित्त विधेयक पर विधानसभा को संदेश भेजा और सदन ने उस पर विचार भी किया। लेकिन क्या ये शक्ति वाकई ज्यादा इस्तेमाल होती है या ज्यादातर ये कागजों पर ही रहती है? मतलब क्लॉज 1 तो हर साल होता है, क्लॉज 2 का क्या सीन है? आपका सवाल जायज है। क्लॉज 2 के तहत संदेश भेजने की शक्ति का इस्तेमाल क्लॉज 1 के तहत होने वाले अनिवार्य संबोधन की तुलना में काफी कम होता है। ये बात सही है। अच्छा। ये ज्यादातर असाधारण परिस्थितियों में या किसी खास विधायी मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल होता है। केरल का उदाहरण दिखाता है कि ये शक्ति निष्क्रिय नहीं है और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन हाँ, ये रोजमर्रा के प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। आप इसे एक तरह का आरक्षित अधिकार कह सकते हैं, जिसका प्रयोग बहुत सोच समझ कर किया जाता है। लेकिन जैसा अक्सर संवैधानिक प्रावधानों के साथ होता है, इस पर भी विवाद खड़े होते हैं, खासकर राज्यपाल की भूमिका को लेकर। वीडियो में तमिलनाडु का एक मामला सामने आया था जो काफी चर्चित रहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। तमिलनाडु का 2021 से 2023 का घटनाक्रम इस अनुच्छेद से जुड़े विवादों का एक अहम उदाहरण है। जानकारी के अनुसार वहां ये आरोप लगा कि तत्कालीन राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा तैयार और कैबिनेट द्वारा अनुमोदित अभिभाषण के कुछ हिस्सों को पढ़ने से इनकार कर दिया या उसमें अपनी तरफ से कुछ पंक्तियां जोड़ दी। ओहो! इससे राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच गंभीर संवैधानिक और राजनीतिक टकराव की स्थिति पैदा हो गई। सरकार का पक्ष था कि राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत भाषण ही पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये सरकार की नीति का बयान होता है, न कि राज्यपाल के व्यक्तिगत विचारों का। और इस तरह की खींचतान पर फिर न्यायपालिका का क्या रुख रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया? लगता है दिया होगा। जानकारी के मुताबिक 2023 में एक अहम फैसला आया इस मसले पर। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि राज्यपाल को विधानमंडल में वही अभिभाषण पढ़ना चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। उन्हें इसमें अपनी व्यक्तिगत राय, टिप्पणियां या बदलाव करने से बचना चाहिए। अच्छा, मतलब कोर्ट ने क्लियर कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर। और ये फैसला सिर्फ उस एक मामले तक सीमित नहीं है। ये राज्यपाल की भूमिका की संवैधानिक सीमाओं को फिर से रेखांकित करता है। वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के स्थापित सिद्धांतों के तहत उन्हें विधायिका और कार्यपालिका से जुड़े मामलों में सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर ही काम करना होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इसी सिद्धांत को मजबूती देता है कि अभिभाषण सरकार की आवाज है, राज्यपाल की नहीं। वीडियो में एक और हालिया और स्पष्ट उदाहरण दिया गया है, दिल्ली विधानसभा का 2024 का मामला। हाँ, दिल्ली का उदाहरण अनुच्छेद 175(1) के सामान्य और निर्विवादम अमल को दिखाता है। 2024 में आम चुनाव के बाद जब नई विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ तो उपराज्यपाल, जो दिल्ली के मामले में राज्यपाल जैसी भूमिका निभाते हैं, उन्होंने विधानसभा को संबोधित किया। हाँ। जानकारी के अनुसार इस संबोधन में उस समय की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार की 15 गारंटियों का उल्लेख किया गया था जो उन्होंने चुनाव में जनता से वादे किए थे। ये नई सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं की औपचारिक घोषणा थी, जिसे संवैधानिक व्यवस्था के तहत उपराज्यपाल ने सदन के सामने रखा। ये सामान्य प्रक्रिया है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, इस पूरी जानकारी का सार क्या निकलता है? अनुच्छेद 175 का कुल मिलाकर महत्व क्या है? कुल मिलाकर देखें तो यूं समझिए कि अनुच्छेद 175 सरकार के एक वार्षिक रिपोर्ट कार्ड और भविष्य के नीतिगत घोषणा पत्र का एक संगम है, जिसे राज्यपाल विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संवाद, समन्वय और जवाबदेही का एक जरूरी पुल है। संवाद और जवाबदेही। जी, ये विधायिका को सरकार के इरादों से अवगत कराता है, पिछले साल के कामों का हिसाब देता है और आने वाले वर्ष के लिए विधायी कार्यों की दिशा तय करने में मदद करता है। ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अहम और कह सकते हैं प्रारंभिक हिस्सा है। तो आज की हमारी चर्चा ने अनुच्छेद 175 की अहमियत और उसकी पेचीदगियों को, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज को उजागर किया।
ये केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि एक चुनी हुई सरकार किस तरह अपनी नीतियों और योजनाओं को विधायिका के माध्यम से और अंततः जनता के सामने औपचारिक रूप से रखती है। ये शासन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने का भी एक तरीका है। जब राज्यपाल पिछले साल की उपलब्धियां गिनाते हैं, तो ये सरकार की जवाबदेही को भी सदन के प्रति मजबूत करता है। ये संसदीय प्रणाली में वो जो कहते हैं ना, नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस और निरंतर संवाद बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। वीडियो के विश्लेषण के अंत में एक विचार करने लायक सवाल भी उठाया गया है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो सवाल वाकई प्रासंगिक है, खासकर हाल के विवादों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। सवाल ये है कि मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित संसदीय परंपराओं और सुप्रीम कोर्ट के 2023 की स्पष्ट व्याख्या को ध्यान में रखते हुए क्या राज्यपाल को किसी भी परिस्थिति में सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण में अपनी व्यक्तिगत राय या टिप्पणियां जोड़ने की कोई भी गुंजाइश होनी चाहिए? बड़ा सवाल है ये तो। हाँ, अगर हाँ तो उसकी सीमा क्या हो, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या ऐसा करने से संवैधानिक संतुलन बिगड़ने का खतरा है, या क्या ये किसी अत्यंत विशेष परिस्थिति में विधायिका के हित में हो सकता है? इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आगे भी विचार विमर्श जारी रहना चाहिए। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि अनुच्छेद 175 पर हुई ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रही होगी और इसने इस विषय पर उनकी समझ को और गहरा किया होगा।